डेविएशन। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के लिए, फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए जो कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर मिनिमम डेविएशन सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले इसमें बोलता है कि i को e के बराबर होना चाहिए। मिनिमम डेविएशन के लिए i शुड बी इक्वल टू e, पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि r बराबर r डैश होना चाहिए, r बराबर r डैश होना चाहिए। तो मिनिमम डेविएशन के लिए i शुड बी इक्वल टू e एंड r बराबर r डैश होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो अंदर वाला रे है, जो अंदर वाला रे है, ये अंदर वाला जो रे है, मतलब यहां से चमक के जो रेखा इधर आई, किरण बन के जो अंदर चली और बाहर गई, तो ये वाली रेखा और ये जो बेस है दोनों को पैरेलल होना चाहिए। अरे समझा कि नहीं? आए समझ में? हाँ, तो क्या बोला मैंने? मान लो ये P, ये Q, ये R, ये S, तो QR शुड बी पैरेलल टू BC, मतलब QR को BC के पैरेलल होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। 3-4 कंडीशन है जो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम डेविएशन के लिए आपने क्या माना? I बराबर E, तो इसको हम क्यों नहीं I मान ले से, और R बराबर R डैश, तो क्यों नहीं इसको हम R मान ले से। अरे समझा? फ्रॉम स्नेल्स लॉ R बराबर R डैश, तो एक तो आपके पास, एक तो हमेशा याद रखिए कि R बराबर R डैश इज इक्वल टू A होता है। और फ्रॉम स्नेल्स लॉ से जब देखोगे आप, अरे बात समझ आई जो मैंने समझाया यहाँ पे। मिनिमम डेविएशन के लिए I को E के बराबर, R को R डैश के बराबर, और QR लाइन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? बेस ऑफ द प्रिज्म। समझा? अब इस सब कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज आता है। I बराबर E को अपने मान लिया, R बराबर, फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R, यही होता है। म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R। साइन I अपॉन साइन R का मतलब यहां पर म्यू अपॉन 1 है एक्चुअली, है ना। अरे किसी भी रे पर यहां पे अगर आपको R लेना है, यहां पे R लेना है, R है ये और ये R डैश है, तो यहाँ पे R लेना है तो साइन I अपॉन साइन R, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1, है ना। ये निकाला मैंने। अब यहाँ से आपको मिनिमम डेविएशंस के कुछ फार्मूले को डिराइव करना है। सिंपल सा फार्मूला है और कुछ नहीं, बहुत इजी आ जाएगा। अगर ये बात समझ आ गई है तो कुछ बनाने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? I प्लस E माइनस A, तो I प्लस I माइनस A मतलब 2I माइनस A। सो वी कैन से दैट कि डेल्टा मीन जो होगा वो होगा 2I माइनस A। अगर इसको इंडिविजुअली भी याद रखा जाए तो कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि इस पे भी सवाल बन जाते हैं, इसमें भी सवाल आते हैं, और इसमें जेई नीट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं, दोनों को आते हैं। तो डेल्टा मीन इक्वल टू 2I माइनस A लिखा आपने, और डेल्टा मीन प्लस A इज इक्वल टू 2I। अब यहां से आप क्या लिखोगे? डेल्टा मीन प्लस A इज इक्वल टू 2I, इसीलिए I बराबर डेल्टा मीन प्लस A बाई 2। ये एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। और एक चीज और है, R प्लस ऑल्सो, R प्लस R डैश आपने A बोला है, फॉर्मूला है आपका, तो R प्लस R डैश अगर बराबर A है तो हमने माना है कि R और R बराबर है, तो R प्लस R लिख दिया जाए
तो ये आएगा a दैट इज 2r अप इज इक्वल टू a, इसीलिए r बराबर a/2 इक्वेशन 3 माना जाए तो कोई खराब बात नहीं है। समझा? तो जल्दी से छाप इतना को नहीं, ये अब कर ही देते हैं, खत्म ही कर देते हैं। ऊपर का तो लिखा ही होगा तुमने, हाँ जगह है अपने पास। यही प्रॉब्लम है यार, यही प्रॉब्लम है। हाँ अब जरा सा चेक करो, फ्रॉम इक्वेशन, इसको तो कुछ इक्वेशन ही नहीं माना है, एक्स मान लें, 1 तो इधर मान लिया था। चलो फ्रॉम इक्वेशन एक्स से, फ्रॉम इक्वेशन एक्स से म्यू इज इक्वल टू साइन, और आई की वैल्यू क्या आई अपने पास, डेल्टा मीन बाई प्लस ए। तो डेल्टा मीन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन आर की वैल्यू a/2। भाई साहब ये डेरिवेशन आपको 12th के बोर्ड में या 11th के बोर्ड जो आपका होने वाला है उसमें पूछा जा सकता है। ये हमारे ज़माने में हमको 12th में पूछा जाता था बोर्ड में, ये डेरिवेशन, इसलिए ये डेरिवेशन याद रखिएगा, ये बोर्ड के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट है, इजीली हम लोग ग्राफ देख पाते हैं इसमें। अभी आप बना नहीं पाओगे ना कि क्या क्या वैल्यू, अब 4 वैल्यू से ग्राफ बनाना मुश्किल है, तुम स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं 4 वैल्यू दे दूं कहीं पर, एक ये, तो तुम क्या कर सकते हो, ऐसे 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 भी तो खींच सकते हो ना। अपने को पता ही नहीं नेचर ऑफ द ग्राफ क्या है, तो इसका जो डिफरेंट वैल्यू है वो डाल करके जब चेक करते हैं, ऑसिलेटर, वो एक मशीन आती है उसकी, तो उसमें देखोगे तो आपको ऐसा दिखे। समझा क्या? तो ये ग्राफ बनता है डेल्टा वर्सेस आई का। तो ये ग्राफ आप, ये हमारा डेल्टा है और ये हमारा आई है। एक वैल्यू यहां लेते हैं अपन, एक वैल्यू यहां लेते हैं और एक वैल्यू यहां लेते हैं, फिर एक वैल्यू यहां लेते हैं और एक वैल्यू यहां लेते हैं। देख ये जो वैल्यू है वो आई बराबर ई वाली है, डेल्टा मिनिमम, ये डेल्टा मिनिमम की वैल्यू देख ले, दिस इज फॉर डेल्टा मिनिमम। और देखना तुम्हें ध्यान देना कि हर की वैल्यू 2 है, एवरी हैव 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस, एवरी हैव आई मिनिमम और आई मैक्सिमम। समझा क्या? ये ग्राफ है, ये वाला डेल्टा मिनिमम है और बाकी आई डेल्टा मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम डेविएशन, ऐसे तो मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम डेविएशन जो होता है डेल्टा मैक्स बराबर, वो आई बराबर 90 डिग्री पे होता है। मतलब यहां पे जो तुम अगर लिखोगे आई इज इक्वल टू 90, मतलब डेल्टा मैक्स मिल रहा है तुमको। समझा? डेल्टा मैक्स आई बराबर 90 पे मिलेगा। समझा? फॉर मैक्सिमम डेविएशन, यहां पे बस थोड़ा सा बात लिख लो, फॉर मैक्सिमम डेविएशन, बातचीत बंद करोगे तो समझ में आएगा, बाद में कुछ समझ नहीं आएगा तो डाउट में भी तुम आती नहीं हो, वैसे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर मैक्सिमम डेविएशन आई शुड बी 90 डिग्री, आई शुड बी 90 डिग्री। मैक्सिमम होने के लिए, डेल्टा मैक्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई को 90 डिग्री करना पड़ेगा। और डेल्टा मैक्स को अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, 2 × 90, 90 π/2 प्लस ई, डेविएशन क्या होता है, π/2 प्लस ई माइनस ए, यही तो होगा तुम्हारा। तो एक तो फॉर्मूला यहां से आपको एक चीज खाली याद रखना कि आई इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है किसके लिए, डेल्टा मैक्सिमम के लिए, एक बात है। दूसरा डेल्टा मीन के लिए आपको पता है कि आई और इमर्जेंट एंगल दोनों बराबर होना चाहिए। और ध्यान देना तुम कि हर डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 मिल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 मिल रहा है, बट मिनिमम डेविएशन के लिए कितना मिल रहा है, सिर्फ एक डेल्टा मिनिमम मिलेगा। अरे चमका कि नहीं जोआ ठाकुर, समझ आ रहा है, ग्राफ समझ आ रहा है? एडवांस का सवाल है ये, पूछेगा एडवांस में ये। और ये इसमें क्या बोलते हैं, जेई मेंस में, नीट में तो खैर पूछता ही पूछता है ग्राफ देकर के डायरेक्टली।
क्या हुआ? तो I बराबर E और I बराबर 90, मतलब हर I के लिए एक E तो अपने पास है ना, और ये I मिनिमम और I मैक्सिमम, दोनों के लिए डेल्टा मैक्सिमम मिलता है एक बार। अच्छा, यहां तक लिख लिया। अब लिख कंडीशंस के कुछ डायग्राम बनाया नहीं, जल्दी से बना। हाँ, फॉर एवरी डेविएशन देयर एग्जिस्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। फॉर एवरी डेविएशन, for every deviation there exists two angle of incidence. For every deviation there exists two angle of incidence. कैसे भैया? आइए समझते हैं, कैसे समझते हैं, आगे कैसे आता है ये। आपने अभी अभी देखा कि आपके पास जो ग्राफ है, सब हर डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है आपको? आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है दो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एवरी डेविएशन के लिए। इसको कैसे समझते हैं, देखिए कैसे समझते हैं। इसको क्या करेंगे अपन, एक प्रिज्म बनाते हैं, समझते हैं। एक प्रिज्म बनाओ और उसको समझो। ये आपका प्रिज्म है और इसका एंगल आपने 75 डिग्री लिया है और इसको आपने √2 माना है। एकदम रेडीमेड एग्जांपल जो मैंने पहले किया उसी से समझना है अपने को। रे यहां से आई एंगल 45 पे, तो ये रे ऐसे गई और ऐसे निकल गई, सही है? तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, और डेविएशन जो है वो 60 डिग्री आता है। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। इस सवाल को, पहला ही सवाल मैंने ये किया था, फर्स्ट सवाल में क्या किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो आपका डेविएशन 60 डिग्री आया। अच्छा, इसका रिवर्स करके देखते हैं। पहला, फर्स्ट कंडीशन में अगर आपने I बराबर 45 लिया तो आपके पास R बराबर 30 डिग्री आ रहा है, R डैश बराबर 45 डिग्री आ रहा है, और इमरजेंस एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो डेविएशन आ रहा है 60 डिग्री। सेकंड कंडीशन में I को 90 ले लेते हैं भाई साहब, I को 90, तो भाई 90 लिया तो I को घुमा देते ना अपन इधर से, I 90, ऐसे गए और ऐसे अगर वापस ले आए तो सिर्फ वही बनेगा, यही चीज बनेगी ना। कम 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 आ जाओ, कौन लैग कर दिया भाई, आ जाओ। हाँ, तो क्या करेंगे अपन, जब I को 90 ले लेंगे तो अपने पास R बराबर कितना, 45, ठीक। R डैश कितना, R डैश 30, E कितना 45, डेल्टा कितना, अगेन 60। समझा? नहीं समझ आया? फातिमा, इधर से अगर चलेंगे मान लो तो I कितना है, R कितना है, R डैश कितना है, E कितना है, चाहे इधर से चलो तो I 45, R 30, R डैश 45, E बराबर 90। डेल्टा दोनों के केस में 60 ही आने वाला है, चेक करके देख लो। अब डेल्टा दोनों के केस में अगर लोगे I प्लस E, तो I कितना 45 प्लस E कितना 90 माइनस A 75, देख तो 60 डिग्री आ रहा है क्या, आ रहा है क्या 60 डिग्री? यहां भी आ जाते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, I 90, E कितना भाई 45 माइनस 75, देख कितना आ रहा है, ये भी 60 आना चाहिए, तो ये भी आ गया 60 डिग्री। मतलब डेल्टा दोनों कंडीशन में आपको 60 डिग्री मिल रहा है। अरे समझा कि नहीं? अगर दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब जो अभी अभी स्टेटमेंट लिखाया मैंने आपको कि फॉर एवरी डेविएशन देयर विल बी 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एक आपको डेविएशन, सेम डेविएशन मिलेगा। समझा? 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एवरी डेविएशन देयर विल बी 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। चमका?
समझ आया? अच्छा, अगर तुम इस बात को अपने लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या लिखा देना पड़ेगा, छोड़ दें आगे, कंसेप्ट समझ गया ना बस कोई। हाँ चलो नेक्स्ट हटा दो। चलो सेकंड पॉइंट लिखो, पॉइंट 2, मिनिमम डेविएशन विल अकर ओनली, minimum deviation occur only, minimum deviation will occur only for one angle of incidence, for one angle of incidence, minimum deviation will occur only for one angle of incidence. So only one minimum deviation exists, so only one minimum deviation exists in the graph, so only one minimum deviation exists in the graph. In minimum deviation angle of incidence is equal to j angle of incidence, जूता मेरे पास है, संस्कार का संस्कार ठीक करने के लिए जूता मेरे पास है। हाँ, इन मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आई बराबर क्या होता है? ई, है ना? कम कर दूं? कम कर दिया, चलो अब ठीक है। हाँ, तो यहां से प्रिज्म से अगर आप कुछ चेक करना चाहो, प्रिज्म से अगर चेक करना चाहो, एक प्रिज्म ले लो, यहां से 2-3 बातें आप प्रूफ कर सकते हो, म्यू पी और म्यू एस, म्यू ऑफ सराउंडिंग और म्यू ऑफ प्रिज्म। यहां से तुम लिख सकते हो म्यू एस साइन आई इज इक्वल टू म्यू पी साइन आर, और म्यू पी साइन आर डैश इज इक्वल टू म्यू एस साइन ई। सिंस आई इज इक्वल टू ई, अगर I और E बराबर है इसका मतलब ये दोनों बराबर है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप क्या लिख सकते हो? म्यू पी साइन आर डैश इज इक्वल टू म्यू पी साइन आर, है ना? तो इसका मतलब R बराबर R डैश, ये प्रूफ हो गया आपका। यहां से आपको वो बात प्रूफ होगी कि R बराबर R डैश कैसे होता है। क्योंकि I बराबर E है तो R बराबर R डैश भी होगा ही होगा। तो पहले ही कंडीशन में लिखा दिया था, बट यहां से आपको एक प्रूफ भी दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लाइट रे पासेस सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म। तब प्रिज्म बहुत छोटा हो मिनिमम डेविएशन के लिए, अगर नाउ फॉर थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन की वैल्यू क्या लिखते हैं? फॉर थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन की वैल्यू क्या होगी? थिन प्रिज्म के लिए मतलब कि ए लगभग टेंड्स टू 0 की तरफ जाएगा, और डेल्टा मीन प्लस ए ऑल्सो शुड बी इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 नहीं, टेंड्स टू 0, लगभग छोटा, मतलब 2 डिग्री 4 डिग्री 10 डिग्री मैक्सिमम। समझा बात को? क्लियर है? थिन प्रिज्म का मतलब कि एंगल आपका बहुत छोटा होना चाहिए। ये एंगल 2 डिग्री 6 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री, नॉट मोर देन 10 डिग्री नॉर्मली मानते हैं हम। ऐसे कभी कभी 20 डिग्री भी थिन प्रिज्म मान लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हम भी 10 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वेरी स्मॉल है, इसका मतलब ये वेरी स्मॉल है, इसका मतलब ये वेरी स्मॉल है।
समझ में आया बात? समझ आई? अगर इसी थिन प्रिज्म में अगर आप क्या कर सकते हो, खत्म हो गया, हाँ हो गया, उतना ही लिख लो। हाँ तो वेरी स्मॉल अगर हो गया तो अब आप क्या करोगे, इसको म्यू, इसका वैल्यू निकालना है अपने को, म्यू निकालना है। म्यू निकालना है मतलब साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई टू साइन ए बाई टू आप जानते हो। और अगर आई एन आर वेरी वेरी स्मॉल है, अगर ये सब कुछ वेरी वेरी स्मॉल है, तो क्या इसको हम डेल्टा मीन डिवाइडेड बाई डेल्टा मीन, डेल्टा मीन साउंड अगर नहीं आए तो अच्छी बात है, ए बाई टू डिवाइडेड बाई ए बाई टू, अब म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होगा, तो आई अपॉन आर लिख सकते हैं। पिछले 4 साल से एक ही बात पढ़ा रहे हैं कि साइन थीटा इज लगभग इक्वल टू थीटा, वही तो किया मैंने स्मॉल के लिए। अब क्या समझाएं, समझा दो दिया? काशान आपको आ गया समझ में? तो गप्पे मत मारो। तो अब a बाई टू से a बाई टू कट गया, तो म्यू इज इक्वल टू डेल्टा मीन प्लस a डिवाइडेड बाई a, तो म्यू a इज इक्वल टू डेल्टा मीन प्लस a, म्यू इक्वल टू, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, म्यू a माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा मीन, और डेल्टा मीन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू a। तो यहां से थिन प्रिज्म के लिए जो डेविएशन का मिनिमम का वैल्यू आया वो म्यू माइनस 1 इंटू a आया। बात समझ आई कि नहीं? सिंपल सा है, साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर, तो साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई टू बराबर डेल्टा मीन बाई ए बाई टू। ऐसी समझाने के लिए आता, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर म्यू की वैल्यू होती है ना, इसीलिए लिखा, और कुछ नहीं। समझ आया? क्लियर है? क्लियर है यहाँ? तो ये फॉर्मूला आपको रखना है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। थिन प्रिज्म के लिए डेल्टा की वैल्यू म्यू माइनस 1 इंटू ए होती है, क्योंकि अब जब डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन पढ़ेंगे तो वहां काम आने वाला है। क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एन आई फॉर ट्रायंगुलर प्रिज्म, डेल्टा एन आई फॉर ट्रायंगुलर प्रिज्म represented by डेल्टा आई बी में सी में डी में नन, कुछ नहीं। कौन सा होगा इसमें से? थर्ड वाला किसको किसको है? कौन बोल रहा है थर्ड वाला? थर्ड वाला कौन कौन बोल रहा है? संस्कार बोल रहा है थर्ड वाला, कैसे बताइए मेरे को? थर्ड वाला कैसे? क्योंकि मैंने अभी भी बनाया वैसे ही। यस करेक्ट है। अब देखो तो ये सवाल जेई 2019 में पूछा है, कितना आसान सवाल है ये। कोई सवाल है? जेई 2019 में पूछा हुआ है। जेई भी शर्मा जाए ऐसा सवालों में। अगला क्वेश्चन लिख, फाइंड आई फॉर डेल्टा मीन एंड डेल्टा मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, फाइंड आई फॉर डेल्टा मीन एंड डेल्टा मीन। डेल्टा मीन भी निकालना और आई भी निकालना उसके लिए। फाइंड आई फॉर डेल्टा मीन एंड डेल्टा मीन। अब क्वेश्चन क्या है भाई? एक प्रिज्म बना दिया है आपने, मुझे लग रहा है कि अयून बोल रही है मगर बोल नहीं रही होगी।
ऐसा मेरे को फील हो रहा है कि अयून बोल रही है, बट अयून तो बोलती नहीं है, बहुत शांत लड़की है, सीधी सादी प्यारी सी लड़की है। ए बराबर 60 डिग्री, ए बराबर 60 डिग्री, ए बराबर 60 डिग्री और √2 है, √2 है। कैसे निकालेंगे इसको भाई? और कोई डेटा नहीं दिया हुआ भाई मेरे इसमें, म्यू म्यू। और ये क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी में पूछा हुआ है 2010 में, AIPMT 2010, मतलब नीट में। डेल्टा मिनिमम निकालना है आपको और आई निकालनी है। आई निकल जाएगा तो डेल्टा मिनिमम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2i माइनस आई प्लस ई माइनस क्या कर दोगे 60। 2i माइनस ए भी तो होता है डेल्टा मीन का वैल्यू। डेल्टा मीन का वैल्यू अभी एक फॉर्मूला लिखा था 2i माइनस ए, उसे निकल जाएगा। अब आई की वैल्यू निकाल दो। अच्छा मिनिमम डेविएशन है ना 45, आई बराबर 45, आई बराबर जिशान मुल्तानी, दोनों का एक साथ बोला मैंने। आ गया आप दोनों का? आ गया आंसर? आया? आए कितना आंसर आया? इलाम तुम्हारा कितना आंसर आया? अब्दुल्ला कोजर कितना आंसर आया? अब्दुल्ला कितना आंसर आया? संस्कार कितना आंसर आया? आ गया आंसर? आ गया? आ गया क्या आंसर सबका? 45? किसों को 60 आया? किसों को 60 आया? मिनिमम डेविएशन के लिए R बराबर A/2 खत्म, सिंपल। फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन R बराबर A/2 होता है, तो 60/2 मतलब 30 डिग्री R आ गया। अब R अगर 30 डिग्री आ गया तो साइन I बराबर म्यू मतलब √2 साइन R, तो साइन I बराबर √2 साइन R। R भी अपने को पता है क्या? R 30। तो यहाँ पे साइन I इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो 1/√2 आ गया यहाँ से, तो मतलब I की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। खत्म है आंसर? आ गया ना आंसर? और आपको डेल्टा मीन पूछा है, तो डेल्टा मीन इज इक्वल टू 2i माइनस ए, तो डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू 45 माइनस 60, मतलब 90 माइनस 60 मतलब 30 डिग्री आंसर। अरे समझा कि नहीं? इक्विवेलेंट प्रिज्म, an equivalent prism, an equivalent prism is placed on a horizontal surface. An equivalent prism is placed on a horizontal surface. A ray PQ, a ray PQ is inclined on it. A ray PQ is inclined on it. For minimum deviation, for minimum deviation, देखो ये तुम्हारा एक तुम्हारा प्रिज्म है और एक रे PQ आ रहा है यहाँ से PQ, और ये ऐसे निकल जा रहा है और ये अपना ऐसे गया, ऐसे ही कुछ डायग्राम दिया हुआ है। फॉर मिनिमम डेविएशन ऑप्शन ए PQ इज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, आप कुछ भी दे दिया है, अब नाम वैसे दे दिया इक्विवेलेंट प्रिज्म। अब क्या है नहीं है, क्वेश्चन में तो वैसे दिया हुआ था, हम एक प्रिज्म मान के चल रहे हैं बस। तो ए PQ इज हॉरिजॉन्टल, PQ इज हॉरिजॉन्टल। बी ऑप्शन में QR इज हॉरिजॉन्टल। सी ऑप्शन में RS इज हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। कौन सा होगा अरमान? इसमें क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा?
बी। अच्छा, इस क्वेश्चन में कितना आसानी है। और ये क्या है जो 2004 में जेईई में पूछा था? कितना आसान है। अरे मैंने लिखा बनाया ना तुमको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ऑप्शन को क्या है, क्या होना चाहिए, वो है क्या उससे छोड़ दो। होना क्या चाहिए, क्यूआर को बेस के हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, पैरेलल। दिस एंड दिस शुड बी पैरेलल। समझा क्या? अब लिखो, ए प्रिज्म हैविंग एन एपेक्स एंगल ऑफ 4 डिग्री, ए प्रिज्म हैविंग एन एपेक्स ऑफ एंगल 4 डिग्री, ए प्रिज्म having an apex angle of 4 degree, हाँ 4 degree, and refractive index Ri is equal to 150 sorry 1.50, Ri दिया हुआ 1.50, is located in front of a vertical plane, located in front of a vertical plane mirror as shown, vertical plane mirror as shown, full stop. A horizontal ray of light is incident on the prism, full stop. The total angle through which ray is deviated is 4 degree clockwise, B 178 degree clockwise, C 176 degree क्लॉकवाइज, डी कोई सा भी लिख दो। डी का क्या, डी में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? 8 डिग्री क्लॉकवाइज। अब डायग्राम कैसा वो देखो, ये एक प्रिज्म है और ये एक प्लेन मिरर है, और यहां से एक रे एकदम से ऐसे आ रही है। अब निकालना है आपको प्रिज्म का म्यू दिया है क्या? कुछ भी नहीं, म्यू की जरूरत ही नहीं। वन 1.5 दे दो म्यू की वैल्यू। म्यू तो दिया ही हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, तो क्या आंसर होगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम इजी सवाल है, 2 लाइन में बनने वाला है। एपेक्स एंगल कितना दिया हुआ है? ए की वैल्यू 4 डिग्री। देख, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बना दो क्या? बनाओ क्या? रुक जाए, डायग्राम दिखा दो मेरे को जरा सा। हाँ सही आ रहा है, बस मरियम नहीं समझ आ रहा है, क्वेश्चन को 4 बार पढ़ेगी तो समझ आ जाएगा। असल सवाल का जवाब क्वेश्चन को पढ़ के समझने में ही होता है, पढ़ लिए समझ आ जाएगा। पहली बार मुझे भी समझ नहीं आता कि आखिर, तब बाद में समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। एक बात इसमें इंसिडेंट रे हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन में। डेविएशन ये है, ये रे आएगी यहां से और ये चली जाएगी इधर और ये जाएगी इधर, तो ये जो आपका डेल्टा है ये निकालना है। पहले डेल्टा निकालो, डेल्टा बराबर म्यू 1.5 माइनस 1 इंटू 4, तो ये आ गया 2 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा, ये 2 डिग्री है तो ये भी 2 डिग्री ज्योमेट्री से, तो ये भी 2 डिग्री,
जब दोनों 2 डिग्री है तो मिरर के लिए जो डेल्टा की वैल्यू होती है 180 माइनस 2i होती है डेविएशन की वैल्यू, पाई माइनस 2i पढ़ाया शुरू में ही। तो यहाँ से 180 माइनस 2 इंटू 2, तो यह आ गया 176 डिग्री। क्या यही आंसर है? हाँ, क्या यही आंसर देख के मैं इसको लगा दूं आंसर? तो गलत है। यहाँ एक क्लॉकवाइज हो रहा है और एक ये भी हो रहा है, दोनों क्लॉकवाइज हो रहा है, इसका मतलब जुड़ जाएगा। अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्या हो जाता? माइनस हो जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों जुड़ रहा है, दोनों क्लॉकवाइज है, इसीलिए डेल्टा नेट इज इक्वल टू 176 प्लस 2 दैट इज 178 क्लॉकवाइज आंसर। ये आंसर आ गया डेल्टा बराबर। अरे समझा कि नहीं? समझ आया ना? इंपॉर्टेंट क्या है डेल्टा वाला, किसी एग्जाम में पूछा कि नहीं पूछा पता नहीं। समझ आया तो लिख लिया सब लोग सवाल? ऑप्शन तो दिखाया था, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड आर आई ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज cot a/2, मतलब म्यू का वैल्यू cot a/2 दिया हुआ है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज, यही पूछ रहा सवाल में, कुछ नहीं है। ऑप्शन 180 माइनस 2 है, 180 माइनस ए, कुछ भी ले लो, 180 प्लस 2 है, 180 माइनस 3 है, 90 माइनस ए, कोई सा भी आंसर बता दो, देखें तुम्हारे अंदर कितना आंसर आ रहा है। पहला ऑप्शन 180 माइनस 2 है, दूसरा आंसर 90 माइनस ए, तीसरा 180 प्लस 2 है और चौथा 180 माइनस 3 है। कितना है आंसर तुम्हारा साइना? Those who are not available in this classroom and not understanding my class, they cannot solve. So if you want to solve the question, you have to concentrate in the classroom and do the study with very high 180 minus 2a, 180 माइनस 2 है, आंसर आएगा 180 माइनस 2 है। आपको फार्मूला याद रखना है कि म्यू बराबर कितना? साइन डेल्टा मीन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 साइन a/2। इसकी वैल्यू cot a/2 दैट इज दिस, है ना। और cot a/2 का वैल्यू cos a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2 दैट इज इक्वल टू साइन डेल्टा मीन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 बट्टे साइन a/2, और साइन a/2 ने साइन a/2 को मार डाला। तो आपके पास बचा cos a/2 इज इक्वल टू साइन डेल्टा मीन प्लस a/2, यही ना। मेरे हिसाब से इतना ही पे आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, है कि नहीं। तो अब cos a/2 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस a/2। तो cos a/2 को हम लिख देंगे अगर साइन 90 माइनस a/2, तो साइन डेल्टा मीन प्लस a/2। तो अब साइन साइन बराबर हो जाएगा, तो 90 माइनस a/2 इज इक्वल टू डेल्टा मीन प्लस a/2। यहां से आंसर निकालो कितना आता है, यहां से आंसर निकालो। यहां से डेल्टा मीन की वैल्यू 180 माइनस 2a आ जाएगी। यहां से डेल्टा मीन की वैल्यू 180 माइनस 2a आएगी। अरे समझा कि नहीं क्वेश्चन? समझ आया? हाँ। मोनोक्रोमेटिक लाइट, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट is incident at I बराबर 50 डिग्री, I बराबर 50 डिग्री on one face of an equilateral triangle prism, equilateral triangle prism. The angle of emergence is 40 degree
द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज ऑप्शन ए में डेल्टा इज लेस देन 30 डिग्री, डेल्टा बी में डेल्टा मिनिमम की बात बोल, मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, सी में डेल्टा मीन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, डी में नन ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म जो है 60 डिग्री है। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है? डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। कितना आया? आई कितना है? 50 प्लस 40 माइनस 60, 40 50 90 माइनस 60, 30 डिग्री। ये डेल्टा आया है 30 डिग्री भाई साहब, डेल्टा आया है। तो जरा सा ग्राफ देख लें इसका। तो यहां पे अगर आई बराबर 50 डिग्री डाला जाए तो ये बन रहा है तुम्हारा डेल्टा, बट डेल्टा मिनिमम कहां होता है? यहां होता है, आई बराबर ई पे। तो डेल्टा मिनिमम यहां है। अब इससे आपको समझना है कि डेल्टा मिनिमम लेस देन 30 डिग्री हो रहा है ना? इसीलिए डेल्टा मिनिमम लेस देन 30 डिग्री। फ्रॉम ग्राफ से समझ में आएगा, ज़्यादा समझ नहीं आया तुमको। डेल्टा मिनिमम यहाँ है, 50 डिग्री यहाँ है, 40 यहाँ हो जाएगा। हर आई के लिए एक ई होता है। तो मिनिमम डेविएशन तो ये वाला है ना, तो डेल्टा की वैल्यू तो यहाँ पे तुमको आ गई। डेल्टा की वैल्यू, इस डेल्टा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फिगर शोज द पाथ ऑफ लाइट बीम इन एन आइसोसेल्स प्रिज्म। आइसोसेल्स बोलते हैं ना, लाइट बीम एन इन आइसोसेल्स प्रिज्म विथ एपेक्स एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब कंफ्यूज किया बच्चे ने, यहाँ पे डेल्टा दे दिया है 60 डिग्री, अब डेविएशन नहीं है यहाँ पे, डेल्टा विथ एपेक्स एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री, विथ एपेक्स एंगल ऑफ डेल्टा इज 60 डिग्री। इनसाइड द प्रिज्म, ब्रैकेट में कर देना, इनसाइड द प्रिज्म बीम इज पैरेलल टू द बेस। यही तो हिंट है, बीम इज पैरेलल टू द बेस, ब्रैकेट बंद। फाइंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। फाइंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। RI √3, RI √3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन नहीं लिखा होगा तो क्लासरूम से बाहर जाओगे। नाउ आई विल चेक द क्वेश्चन। कौन? अरे बोल दिया तो समझ लो फिगर बन गया। अरे सारा कुछ बोला हुआ ना उसमें। यही प्रिज्म है। अबे इक्विलैटरल कहाँ है? देख, आइसोसेल्स है दोनों।
ये सिर्फ 60 डिग्री है भाई साहब। सब 60 हो जाएगा। हाँ तो हो गया। क्यों? अगर एक 60 है तो सब 60 होगा। अच्छा ये दोनों भी तो बराबर बराबर होना पड़ेगा। हाँ ये दोनों भी तो बराबर बराबर है, लेकिन भाई उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं था क्वेश्चन में इतने सा दिया हुआ। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ये ऐसे आया और एकदम से पैरेलल निकल गया और ऐसे निकल गया। ये है क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है कि डिफ्लेक्शन तुम्हारा ये होने वाला है, ये दिस इज गामा मान लेते हैं क्योंकि डेल्टा दिया हुआ है वहां पे। क्वेश्चन में इसको डेल्टा लिख दिया है, डेल्टा इज इक्वल टू 60। समझ आया? अब क्वेश्चन समझ आया क्या? √3 दे दिया, ये बनाइए। और मिनिमम डेविएशन के लिए r बराबर a/2, तो r इज इक्वल टू 60/2 दैट इज 30 डिग्री। तो r डैश कितना हो जाएगा? 60 माइनस 30 बराबर 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री आ गया क्या? तो इमरजेंस कैसे निकालोगे? लगा दीजिए आप। ऐसे भी आप r बराबर 30 डिग्री, r डैश बराबर 30 साइन i से i। अच्छा i अपने को नहीं दिया ना, ये i है, ये e है। तो i कैसे निकालोगे? स्नेल्स लॉ से। और e भी निकालोगे स्नेल्स लॉ से। दोनों 60 आ रहा है, तो बस हो गया आंसर, खत्म। अपने को क्या करने का है? स्नेल्स लॉ लगा दीजिए यहाँ पे स्नेल्स निकालोगे तो साइन i इज इक्वल टू √3 साइन r। साइन r की वैल्यू दी हुई है भाई, साइन 30 डिग्री। तो √3/2, तो साइन i बराबर 60 डिग्री आ गया। अच्छा r डैश भी यहाँ पे क्या है? r डैश जो है वो भी 30 डिग्री है। तो √3 साइन r डैश, साइन r डैश साइन r 30 इज इक्वल टू साइन e। तो यहाँ √3/2 दैट इज साइन e। तो यहाँ से e आ गया आपको 60 डिग्री। तो आपके पास डेल्टा की वैल्यू i प्लस e माइनस a। तो 60 प्लस 60 माइनस 60, तो ये आ गया। एक 60 ने 60 को मार डाला तो 60 डिग्री डेल्टा की वैल्यू आ गई। ये आपका आंसर। समझा कि नहीं? गामा लिखना भैया, मेरे डेल्टा तो ऑलरेडी वो एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया। ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 हैज रिफ्रैक्टिव एंगल 30 डिग्री, हैज रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री। ए प्रिज्म ऑफ RI of √2 रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री। वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज पॉलिश्ड। जब तक शांत नहीं रहोगे हम ऐसी फास्ट बोलेंगे। वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज पॉलिश्ड, पॉलिश्ड फॉर द बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, फॉर द बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट to retrace its path, to retrace its path, find the angle of incidence on the, बहुत ही आसान सवाल, शर्म आ गई मुझे। find the angle of incidence on the refracting surface। रिट्रेस के लिए r डैश 0 होता है, खत्म आंसर। सिंपल सा सवाल है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू a होता है और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। R2 0 होगा, R1 प्लस 0 बराबर 30, तो R1 की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, है ना। 45 आ जाएगा। और क्या बचा क्या उसमें? कुछ बचा ही थोड़े ना। स्नेल्स लॉ लगा दो, म्यू इक्वल टू साइन i, म्यू साइन i, तो साइन i इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना दिया हुआ? रिफ्रैक्शन √2 ना, √2 इंटू
साइन R1 साइन, तो √2 1 साइन R1 30 डिग्री ना, तो साइन 30, तो साइन I बराबर √2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1/√2, तो I बराबर 45 डिग्री। रिट्रेस की जहां बात कर रहा हो R2 0 हो। ठीक है, हेडिंग बनाओ डिस्प्ले